हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। वेलकम टू विद्या 24 द यूनिवर्स ऑफ लर्निंग। तो स्टूडेंट, जिस चीज का आप इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, फाइनली उससे रिलेटेड न्यूज आ चुकी है। फाइनली दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है और एसएससी पहली बार इस एग्जाम को कंडक्ट करवाएगा। इससे पहले क्या होता था, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्जाम कंडक्ट करवाता था, लेकिन अब से जो एसएससी है इस एग्जाम को कंडक्ट करवाएगा। एसएससी जो हेड कांस्टेबल दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का तो एग्जाम कंडक्ट करवाएगा ही, साथ ही साथ जो एडब्ल्यूओ वाला एग्जाम है वो भी इसी के पास है, एसएससी के पास, और ड्राइवर का जो एग्जाम है वो भी एसएससी ही कंडक्ट करवाएगा, जो कि दिल्ली पुलिस के लिए होने थे। तो ये चीज बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गई है कि दिल्ली पुलिस में होने वाली जो भर्तियां हैं आगे से उनके जो एग्जाम होंगे कांस्टेबल लेवल के, वो एसएससी ही कंडक्ट करवा रहा है। तो 17 मई को एसएससी के द्वारा एक जो नोटिफिकेशन है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का, वो रिलीज किया जाएगा और उसके बाद जो है उसकी ऑफिशियल जो भर्ती प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। लेकिन स्टूडेंट्स, आपको अगर दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की ये जॉब चाहिए तो आपको आज से और अभी से ही इसकी प्रिपरेशन को शुरुआत करनी होगी और उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका प्रॉपर डिटेल्ड सिलेबस क्या होगा। देखिए, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब नोटिफिकेशन आता है वो उसी दौरान तब से ही शुरू करते हैं कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब हम अपनी तैयारी को शुरू करेंगे, लेकिन वो लोग पीछे रह जाते हैं और आगे वो लोग निकलते हैं जो नोटिफिकेशन आने से पहले से ही तैयारी को अपनी जारी रखते हैं। तो आपको भी यही करना है, अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए बिना देर किए, क्योंकि इसमें फिजिकल भी होगा, इसमें रिटन टेस्ट भी अच्छा होगा, इसमें टाइपिंग टेस्ट भी होता है और कंप्यूटर फॉर्मेटिंग वाला तो खैर आप कर ही लेंगे। तो टाइपिंग की तैयारी आप आज ही से शुरू कर दीजिए, इसका जो फिजिकल जो होता है उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए और सबसे पहले जो इनिशियल लेवल पे आपको शुरुआत करनी है वो इसके जो एग्जाम रिटन एग्जाम होगा, जो कि ऑनलाइन होगा इस बार, उसकी तैयारी आप शुरू कर दीजिए। एक छोटी सी चीज मैं आपको और बता देता हूं, ये जो भर्ती है 2019 में दिल्ली पुलिस के द्वारा निकाली गई थी, लेकिन ड्यू टू कोविड-19 इसको कैंसिल भी कर दिया गया था। उस दौरान बहुत सारे कैंडिडेट्स ने जो है फॉर्म फिल किया था, लगभग 11 लाख लोगों ने इसका फॉर्म भरा था, लेकिन इस भर्ती को कैंसिल कर दिया गया है। दूसरी चीज, जो लोग अब दोबारा से इस एग्जाम में बैठना चाहते हैं, जो 17 मई 2022 में नोटिफिकेशन आएगा, उनको दोबारा इसका फॉर्म फिल करना होगा जिन्होंने 2019 में भरा था। तो ये आरटीआई के थ्रू जानकारियां ली गई हैं, उसके बेसिस पर मैं ये चीज आपको यहां पर बता देता हूं। जिन लोगों ने फीस सबमिट उस समय पे की थी उनकी फी रिफंड नहीं की जाएगी, अभी तक की जो अपडेट है वो ये है। जिन लोगों की एज निकल चुकी है वो लोग क्या करें, ये चीज तब पता चलेगी जब इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। हालांकि दिल्ली पुलिस इसको रिकमेंड कर रहा है, एसएससी को कह रहा है कि एसएससी को उन लोगों को एज में रिलैक्सेशन देना चाहिए, लेकिन एसएससी के पास ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, उन्होंने इस चीज को अभी मना किया है। हालांकि जब नोटिफिकेशन आएगा तो बहुत सारी चीजें आपके सामने क्लियर हो जाएगी। लेकिन अब आपको क्या करना है कि अगर आप हेड कांस्टेबल की इस जॉब को पाना चाहते हैं दिल्ली पुलिस के अंदर, दिल्ली पुलिस की ये जो जॉब है, दिल्ली पुलिस की जो ये हेड कांस्टेबल की जॉब है, ये पुलिस के अंदर एक तरीके से सिविलियन जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है। तो इसकी तैयारी आपको आज से ही शुरू करनी होगी और सबसे पहले इसका जो रिटन एग्जाम है उसकी तैयारी करनी है। रिटन एग्जाम के लिए आपको पता होना चाहिए एग्जैक्ट इसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। तो आइए इन सभी चीजों को आज के सेशन में हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस को समझ लेते हैं कि कौन कौन से राउंड होंगे जिनको क्वालिफाई करना होगा और फाइनल मेरिट के बेस पर आपका यहां पर किस तरीके से सिलेक्शन हो पाएगा। तो आइए इस चीज को हम सबसे पहले समझ लेते हैं। हम सिलेबस को कवर करेंगे, उसके बाद में डिटेल में कौन कौन सी चीजें आपको समझना जरूरी है, ये भी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले समझिए सिलेक्शन प्रोसेस। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का मतलब यहां पर जो है, यहां पर आगे से मैं इसको एचसीएम लिखूंगा क्योंकि काफी बड़ा हो जाता है, तो यहां पर आप इसको ऐसे समझिएगा, एचसीएम का मतलब हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। ओके, तो ये है इसका सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में आपको कुछ इस तरीके से 4 राउंड होंगे आपके, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहले आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो चरण होता है, सबसे इंपॉर्टेंट फेज जो होता है वो है रिटन एग्जाम का। अगर आप इसी को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो आगे आप जा ही नहीं पाएंगे। सबसे पहले आपको रिटन एग्जाम क्लियर करना होगा। रिटन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा,
CBT कह लीजिए या फिर CBE कह लीजिए, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CBE कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, दोनों में किसी तरीके का कोई फर्क नहीं है। केवल और केवल क्या फर्क है कि ये ऑनलाइन एग्जाम, इतना आपको समझना है कि जो एग्जाम होगा वो ऑनलाइन होगा। कितने मार्क्स का होगा? 100 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। ये चीज आपको समझ में आ गई है। दूसरी चीज, जो चीज इस रिटन एग्जाम को, जो लोग इस रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे जो ऑनलाइन होगा, उसके बाद वो लोग पहुंच जाएंगे इसके सेकंड फेज में। सेकंड फेज है फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट या मेजरमेंट, और दूसरा है मेजरमेंट टेस्ट। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट या फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी शारीरिक दक्षता और जो शारीरिक मापतोल है वो आपकी सेकंड फेज में होगी। ये बिल्कुल और बिल्कुल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, और क्वालिफाइंग नेचर का मतलब है यहां पर आपको इसमें किसी भी तरीके के कोई मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। हालांकि टाइपिंग जो फॉर्मेटिंग होती है वहां पर क्वालिफाइंग है, लेकिन वो आपका मार्क्स वहां पर दिए जरूर जाएंगे। तो इसमें आपको किसी भी तरीके के मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। तो आगे और डिटेल में हम इसको चीज को यहां पर समझेंगे। तो अगर आपने ये चीज भी क्वालिफाई कर लिया, सेकंड राउंड आपका क्वालिफाई हो गया, फिर आप आ जाएंगे यहां पर थर्ड राउंड में। तो थर्ड राउंड में आपको क्या चीज देखने को मिलेगी? टाइपिंग टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर, टाइपराइटर पर नहीं होगा, कंप्यूटर पर होगा। इस चीज को आप ये चीज ध्यान कीजिए। तो टाइपिंग टेस्ट आपका कंप्यूटर पर होगा, इसीलिए मैंने आपको बोला अगर एक्चुअल में आप चाहते हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की इस जॉब को, तो आपको तैयारी आज से ही शुरू करनी होगी। अगर आप सोच रहे हैं कि नोटिफिकेशन आएगा 17 मई में तो उसके बाद आप इसकी तैयारी शुरू करेंगे, तो वो चीज आपके लिए बहुत ज्यादा गलत हो जाएगी। आप आज ही से तैयारी इसकी शुरू कर दिए, क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि टाइपिंग आप जल्दी से कर लेंगे, कि ये जो टाइपिंग है ना कंप्यूटर पर, इसमें ही लोगों को 1-1, 2-2, 3-3 महीने लग जाते हैं, और वहां पर आपको 15 से 20 दिन मैक्सिमम 1 महीने का टाइम ही मिलता है। तो इन चीजों को आप थोड़ा सा क्लैरिफाई यहां पर कर लीजिए कि कंप्यूटर पर जो टाइपिंग होगी उसके लिए आपको 25 मार्क्स दिए जाएंगे। तो अब क्या होता है, 25 मार्क्स, ये वाले जो मार्क्स होते हैं ना आपके, ये ऐड होते हैं आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी 125 नंबर की उसमें। तो ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखना है। तो 100 मार्क्स ये हो गए, 25 मार्क्स ये हो गए। ये वाला जो फिजिकल है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का ही होना। अब आपने ये टाइपिंग भी क्वालिफाई कर लिया है, तो इसके बाद आप यहां पर पहुंच जाएंगे जो आपका कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट होगा। इसके बाद आपका एक और क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होता है जो कि आपका कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट होता है। इसमें आपको वर्ड या एक्सेल से रिलेटेड कोई फाइल दी जाती है और उनकी फॉर्मेटिंग से रिलेटेड वहां पर आपको चीजें करवाकर प्रैक्टिकली देखी जाती हैं कि आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप उसमें कितना स्किल्ड है। तो आपको स्किल्ड होना भी यहाँ पर जरूरी है। तो ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझनी होगी। तो यहाँ पर फॉर्मेटिंग करवाकर देखी जाएगी उसकी, यानी कि फॉर्मेटिंग का मतलब किसी चीज को आपको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, सुपरस्क्रिप्ट करना है, अंडरलाइन करना है, अलाइनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके की चीजें आपको वहां पर पूछी जाएंगी। एक्सेल में आपसे फॉर्मूला लगाकर पूछा जा सकता है, फिल्टर लगाकर पूछा जा सकता है, इस तरीके की चीजें वहां पर होती हैं। तो यहां पर आपको वर्ड और एक्सेल में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो आपको अच्छी तरीके से करना होगा। ये चीज समझिए कि 10 नंबर का ये होगा, तो क्या ये 10 नंबर आपके फाइनल मेरिट को इफेक्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं। ये जो 10 नंबर होंगे ये क्वालिफाइंग नेचर का फॉर्मेटिंग टेस्ट होगा। तो इसमें क्या है, इसमें आपको 5 नंबर लाने सफिशिएंट है। अगर आपके 5 मार्क्स इसमें आ जाते हैं तो आप इसके लिए क्वालिफाई माने जाएंगे। ये भी आपका क्वालिफाइंग नेचर का ही होता है, उससे कोई मतलब नहीं है अगर आपने इसमें 8 लिया है, 7 लिया है, 9 लिया है या 10 के 10 लिया है, तो उसमें इससे आपकी मेरिट पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। केवल आपको क्वालिफाई करना है, 5 नंबर लाइन सफिशिएंट है। हालांकि आपके 6 भी आ सकते हैं, 7 भी आ सकते हैं, 8 भी आ सकते हैं। तो ये चीज होती है। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरीके से ये चीज क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है दिल्ली पुलिस HCM हेड कांस्टेबल में यानी कि मिनिस्ट्रियल वाले में रहने वाला है। इसके अलावा हेड कांस्टेबल जो होता है वहां पर जो ड्राइवर होता है तो कांस्टेबल होता है। हेड कांस्टेबल आपका AWO वाला भी होता है, उस चीज को भी आपको अलग से बताया जाएगा। तो यहां पर देखिए ये वाले मार्क्स आपके ऐड हो रहे हैं और ये वाले मार्क्स आपके ऐड हो रहे हैं। तो इन दोनों मार्क्स के बाद आपकी बनती है एक फाइनल मेरिट जो कि होती है 125 मार्क्स की। तो इसके बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये तो क्वालिफाई करना ही है। अगर आप फिजिकल में फेल हो जाएंगे तो फेल ही है, अगर आप इसमें कंप्यूटर फॉर्मेटिंग में फेल हो जाएंगे तो फेल ही है। तो इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो फाइनल मेरिट बन रही है वो 125 नंबर की बन रही है। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरीके से ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहां पर इसका जो एग्जाम पैटर्न रहेगा वो क्या रहेगा।
उससे पहले हम यहाँ पर स्टूडेंट समझेंगे कि जो इसका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा वो किस तरीके का होगा, उसमें क्या क्या चीजें मेल कैंडिडेट्स के लिए रखी गई हैं और क्या चीजें जो फीमेल कैंडिडेट्स होती हैं उनके लिए रखी गई हैं। देखिए यहाँ पर रेस होती है, लॉन्ग जंप होती है, हाई जंप होती है, तो मेल और फीमेल के लिए दोनों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया होता है, इसलिए ये भी चीज आपको यहाँ पर समझनी चाहिए। तो ये आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसका पार्ट है, इसलिए यहाँ पर ये चीज मैं आपको बता देता हूँ। जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्या होगा, जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्या होगा। मेल कैंडिडेट्स फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट फॉर ऑल कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन भी इसके अंदर है, डिपार्टमेंटल मेल कैंडिडेट्स भी इसके अंदर यहां पर आते हैं। तो ये चीज देखिएगा, जो फ्रेश कैंडिडेट्स होते हैं उनके साथ ही एक्स सर्विसमैन और जो डिपार्टमेंटल मेल कैंडिडेट्स हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। एज क्राइटेरिया, यहां पर किस एज वालों के लिए रेस कितनी रखी गई है, लॉन्ग जंप कितनी है और हाई जंप कितनी है। तो एज अगर 30 ईयर्स है, अप टू 30 ईयर्स, 30 साल की उम्र तक के जो कैंडिडेट्स होंगे जो इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको 1600 मीटर की रेस करनी होती है केवल 7 मिनट में। यह चीज आपको यहां पर याद रखनी है। लॉन्ग जंप उनके लिए रखी गई है 12 फुट 6 इंच यानी 12.5 फीट जो है लॉन्ग जंप का क्राइटेरिया यहां पर रखा गया है। हाई जंप के लिए 3 फीट 6 इंच का क्राइटेरिया जो है 30 साल की उम्र के लिए जो कैंडिडेट हैं उनके लिए रखा गया है। यह चीज आपको यहां पर अच्छी तरीके से समझनी है। तो 1600 मीटर की रेस है, 1.5 किलोमीटर से ज्यादा 1600 मीटर की रेस है, वो 7 मिनट में आपको क्वालिफाई करनी हो जो 30 साल के कैंडिडेट हैं। लॉन्ग जंप 12.5 फीट, हाई जंप 3.5 फीट लगभग, इस चीज को याद रखना है। अब बात करते हैं जो इस क्राइटेरिया में आता है, जो 30 साल से लेकर 40 साल की उम्र के बीच के जो कैंडिडेट, 30 से ऊपर और 40 से अंदर जो कैंडिडेट है उनको किस तरीके के उनको जो रेस है वो कितनी, उन रेस के लिए उनको कितना टाइम दिया गया है। उनको रेस को क्वालिफाई करने के लिए 1600 मीटर की रेस उनके लिए उनको दिए गए हैं 8 मिनट। 8 मिनट्स में आप 1600 मीटर की रेस को कंप्लीट करना ही होगा। अगर आप 8 मिनट से ज्यादा लगाते हो तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, इस बात को ध्यान रखना है। कम में आप कर सकते हैं, 5 में कर लीजिए, 6 में कर लीजिए, लेकिन आप ज्यादा में अगर करेंगे तो आप डिस्क्वालीफाई है, वो सीधी सी बात है। तो यहां पर जो लॉन्ग जंप रखी गई है 30 से 40 वालों के लिए वो 11 फीट 6 इंचेस रखी गई, यानी 11.5 फीट जो है उनके लिए रखा गया है 30 से 40 वालों के लिए लॉन्ग जंप। और यहां पर हाई जंप रखी गई है 3 फुट 3 इंच। तो ये चीज किसके लिए कही गई है, जो 30 ईयर से लेकर 40 ईयर्स के बीच के कैंडिडेट हैं। ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझनी है। अब अबव 40 जो 40 साल से ऊपर के कैंडिडेट हैं, अब हम सोचें 40 साल के लिए कैसे हो सकता है कि इसका तो जो क्राइटेरिया है 18 से 25 साल होता है जनरल के लिए, 18 से 3 साल का रिलैक्सेशन दे दिया, 18 से 28 साल होता है किसके लिए, जो यहां पर जो ओबीसी कैंडिडेट होते हैं, और 18 से 30 साल रखी गई है एससी कैंडिडेट्स के लिए। फिर 40 साल का क्या मतलब, क्योंकि मैंने आपको बताया एक्स सर्विसमैन और डिपार्टमेंटल मेल कैंडिडेट जो है वो भी इसमें इंक्लूड होंगे। तो यहां पर इसलिए 40 साल की उम्र के कैंडिडेट भी यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। 1600 मीटर की रेस ये लोग करेंगे 9 मिनट में। लॉन्ग जंप इनके लिए रखी गई है 10 फुट 6 इंच की, और जो हाई जंप रखी गई है वो 3 फीट यहां पर रखी गई है। तो अबव 40 ईयर वालों के लिए ये चीज आपको देखने को मिले। आई होप कि इतनी चीजें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं, जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, देखिए ये इनके लिए किस तरीके से रखा गया है। फीमेल कैंडिडेट्स में जो विडो होंगी, डाइवोर्स होंगी, और यहां पर जो सेपरेटेड एंड डिपार्टमेंटल फीमेल कैंडिडेट्स हैं, सेपरेटेड जो कि अपने हस्बैंड से अलग रह रही हैं, इस तरीके की जो महिलाएं होंगी उन सभी को इसमें इंक्लूड किया जाएगा। जो फ्रेश कैंडिडेट्स होंगी, फ्रेश फीमेल कैंडिडेट्स होंगी, उनके अलावा इसमें आपको विडो के लिए अलग जो रिलैक्सेशन होता है, यहाँ पर जो डाइवोर्स होती हैं उनके लिए अलग से, और सेपरेटेड जो होती हैं उनके लिए अलग से ये चीजें होती है, और डिपार्टमेंटल के लिए तो होता ही है। तो एज क्राइटेरिया 30 से 40, और यहाँ पर अबाउ 40, वही चीज ऊपर। अब समझने में आसानी रही है, यहाँ पर तो मेल कैंडिडेट्स के लिए रेस रखी गई है 1600 की, लेकिन फीमेल कैंडिडेट्स के लिए केवल रेस रखी गई है 800 मीटर की। 800 मीटर आपको क्वालिफाई करना कैसे, 30 वालों के लिए 5 मिनट में, 30 से 40 वालों के लिए 6 मिनट में, और 40 साल से ऊपर की महिलाएं हैं उनके लिए 7 मिनट में रेस को क्वालिफाई करना होगा। लॉन्ग जंप की बात कर लेते हैं। लॉन्ग जंप 30 साल की जो महिलाएं होंगी, जो फीमेल कैंडिडेट्स होंगी, उनके लिए 9 फीट का यहाँ पर जो है ये 9 फीट है, सिंगल है, तो 9 फीट, ये 8 फीट, ये 7 फीट।
तो 9 फीट जो है यहाँ पर 30 साल की महिलाओं के लिए जो लॉन्ग जंप रखी है 9 फीट के लिए रखी गई है। जो 30 से 40 के बीच में महिलाएं होंगी उनके लिए 8 फीट की रखी गई है, और जो 40 साल से जो ऊपर की महिलाएं हैं उनके लिए 7 फीट का जो है लॉन्ग जंप का क्राइटेरिया रखा गया है। हाई जंप की बात कर लेते हैं। हाई जंप जो 30 साल तक की जो फीमेल कैंडिडेट्स होंगी उनके लिए रखा गया है 3 फीट। ये चीज आपको याद रखना है। और जो उससे 30 से 40 के बीच में है, जो 30 से 40 के बीच में है उनके लिए रखा गया है यहाँ पर 2 फीट और 6 इंच, यानी कि 2.5 फीट का यहाँ पर जो है इस तरीके से उनके लिए हाई जंप रखी गई है। और 2 फीट 3 इंच के लिए जो 40 से ऊपर की महिलाएं उनके लिए ये क्राइटेरिया रखा गया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया कि पीईटी किस तरीके का यहाँ पर होगा। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस का पार्ट था, इसलिए ये चीज मैंने आपको अच्छी तरीके से 1600 और 800 इस चीज पर आपको ध्यान देना है। आप इसको अगर क्वालिफाई कर पाएंगे तो आप नेक्स्ट राउंड में उसके जा पाएंगे, जो कि आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा एक तरीके से उसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर जानेंगे इसका रिटन के लिए एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम समझेंगे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए जो एग्जाम पैटर्न रहने वाला है 2022 के लिए वो क्या होगा, जो कि इस बार एसएससी के द्वारा यहाँ पर इस एग्जाम को कंडक्ट करवाया जा रहा है। इन चीजों को भी आइए समझ लेते हैं हम। तो यहाँ पर सब्जेक्ट दिए हुए हैं, यहाँ पर आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए हुए हैं, और यहाँ पर आपको जो है मार्क्स दिए हुए हैं, और ये ड्यूरेशन आपको दिया हुआ है। तो जो यहाँ पर सब्जेक्ट है, जनरल अवेयरनेस से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग वाला टॉपिक आपको यहाँ पर दिखा जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और कंप्यूटर लैंग्वेज से रिलेटेड यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कंप्यूटर लैंग्वेज रिटन टेस्ट में भी आपको देखने को मिल गया। 2 चीजें और आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। यहां पर आपको कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट के लिए अलग से 25 नंबर है, और वहां पर 10 नंबर अलग से मिल रहे हैं जब आपको रिटन टेस्ट में कंप्यूटर आएगा, और टाइपिंग टेस्ट होगा और फॉर्मेटिंग टेस्ट भी होगा। तो ये चीज तो यहां पर है, ये चीजें अलग हैं, और ये वाली चीज बिल्कुल अलग है कि जो कंप्यूटर नॉलेज है, कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एमएस वर्ड और आपका एक्सेल है, अकेले 7 क्वेश्चन उससे देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर। तो उनको अगर कर लेंगे तो ये आपका अच्छे नंबर आप इसमें गेन कर पाएंगे। देखिए जनरल अवेयरनेस आपका 20 मार्क्स का आएगा, 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स के होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका यहाँ पर 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स के होंगे, और यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आपका 25 और 20 मार्क्स के लिए होंगे। यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन बनेंगे 25 क्वेश्चन ही होंगे, 25 मार्क्स के ये आपके क्वेश्चन, यानी 1 नंबर का एक क्वेश्चन आपका। अब कंप्यूटर नॉलेज आ गया तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन होंगे और 10 मार्क्स के, टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो ये तो हो गया यहाँ पर रिटन टेस्ट में आपकी, यानी कि जो रिटन टेस्ट आपका होगा वो 100 मार्क्स का होगा। टोटल ड्यूरेशन इसके लिए कितना रखा गया है, 1 घंटा 30 मिनट, यानी कि 90 मिनट्स का इसमें जो है ड्यूरेशन रखा गया है इस एग्जाम के लिए, जिसमें कि आपको इन सारे सेक्शंस में से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इससे रिलेटेड, इनको समझिए। टाइप ऑफ रिटन एग्जाम किस तरीके का होगा, जो ऑब्जेक्टिव होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव होगा, और सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि ऑनलाइन होगा, और ऑब्जेक्टिव होगा। ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क्स, एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स रखा गया है यहाँ पर। और यहाँ पर देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, ये इंपॉर्टेंट चीज है, नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 का मतलब 1/4 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। इस चीज को आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, क्योंकि कहीं कहीं पर तो होती है 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, कहीं कहीं पर 1/4 होती है, और कहीं कहीं पर 1/5 यानी कि 1/2 होती है, यानी जो यहाँ पर 0.5 होती है। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो हमारे लिए रखी गई है दिल्ली पुलिस में, वो रखी गई है 1/4। इन चीजों को आपको अच्छी तरीके से समझना है। अब क्वेश्चन पेपर लैंग्वेज किस तरीके की देखने को मिलेंगे एग्जाम की, आपको हिंदी एंड इंग्लिश 2 लैंग्वेज में आपको ये पेपर देखने को मिलेगा, जो कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का होगा। हिंदी या इंग्लिश, इनमें से कोई भी लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं, और उसमें आपका जो भी आपकी प्रेफर्ड लैंग्वेज होगी उसमें आप एग्जाम दे सकते हैं। आई होप कि एग्जाम पैटर्न क्लियर हो गया होगा। अब डिटेल में समझते हैं कि यहाँ पर एग्जाम सिलेबस क्या रहने वाला है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस में आपके क्या क्या पूछा जाएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या पूछा जाएगा, रीजनिंग में क्या, इंग्लिश में और कंप्यूटर में क्या पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा सबसे पहला टॉपिक था, जो कि 20 मार्क्स का हमारे पास आना है, जनरल अवेयरनेस। इससे कौन कौन से जो मेजर टॉपिक होंगे जहां से क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए
सबसे पहला है हमारा करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स एक काफी ब्रॉड सेक्शन होता है, यहां से किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपको यह समझना कि करंट अफेयर को हमें अगर पढ़ना है तो वो कितनी, कहां तक की करंट अफेयर हमें पढ़नी है। तो यहां पर देखिए नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है और मैक्सिमम आपको 6 मंथ की जो करंट अफेयर होगी उसको तो बहुत अच्छी तरीके से आपको प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको इसी जो लास्ट 6 मंथ की जो करंट अफेयर होगी उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी भी तरीके का करंट इवेंट हो जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का हो, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वो हो सकता है, तो यहां से क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाएगा और पूछा ही जाता है। और अब तो एसएससी इस एग्जाम को कंडक्ट करवाएगा, तो एसएससी तो करंट अफेयर से क्वेश्चन छोड़ता ही नहीं है, वो तो जरूर पूछता है। तो इस सेक्शन को आपको अच्छी तरीके से कवर करना होगा। करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी यहाँ पर टॉपिक्स आएंगे, इसके अंदर जितने भी इवेंट्स होंगे उन सभी को अच्छे से कवर करना। तो यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा ही। तो यहाँ पर मेजर फाइनेंशियल इकोनॉमिक न्यूज, किसी भी तरीके की जो फाइनेंशियल और इकोनॉमिक न्यूज होंगी, मेजर होंगी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको इस एग्जाम में देखने को मिलेगा, जो कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का होगा। तो मेजर फाइनेंशियल और इकोनॉमिक न्यूज से रिलेटेड जो होगा ना, यहाँ पर मोटे मोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा डीप जाकर आपसे क्वेश्चन यहाँ पर नहीं पूछे जाएंगे। तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन यहाँ से भी आपका बन सकता है। बजट और 5 ईयर्स प्लान जो होते हैं, 5 ईयर प्लान जो होते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जो कि जनरल अवेयरनेस के अंदर हमारा यहाँ पर आता है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी होती है तो यहाँ पर स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपका इस एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाएगा। देखिए जो यहाँ पर, क्योंकि ये एक तरीके से जो पुलिस की जॉब है, तो यहाँ पर स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन बन ही जाता है। और स्पोर्ट्स वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो किसी भी स्पोर्ट्स को नेशनल या इंटरनेशनल या स्टेट लेवल पर खेलते हैं, उनको रिलैक्सेशन भी मिलता है, ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होगी। तो यहां से तो क्वेश्चन डेफिनेटली इसके अंदर बन ही सकता है। बुक एंड ऑथर्स से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, यानी कि जो किताबें होती हैं, उनके जो फेमस जो बुक्स हैं और उनके जो लेखक हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में काफी सारे जो एग्जाम है उनमें देखा गया। और एसएससी ने कई जो अलग अलग एसएससी के एग्जाम्स को देखेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स को अगर देखेंगे किसी भी एग्जाम को, तो वहां पर एसएससी भी कई बार जो बुक्स और उनके जो ऑथर्स होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को बनाकर देता है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स, तो ये भी छोटे छोटे सेक्शन है, लेकिन यहां से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। किसी भी तरीके का जो अवार्ड किसी को दिया जाता है तो या सम्मान दिया जाता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। लेकिन उन चीजों पर तो ज्यादा फोकस करने की जो जरूरत होगी जो करंट होंगे, जो रिसेंटली अगर किसी एक्टिविटी उनके अंदर हुई है, अब बुक्स वाली, अवार्ड्स वाली, स्पोर्ट्स वाली, तो वो तो आपको यहाँ पर जरूर याद करना ही है। यही आपके करंट इवेंट में आ भी जाते हैं। बजट हो गया और मेजर फाइनेंशियल इकोनॉमिक न्यूज हो गया, तो ये अगर आपकी करंट एक्टिविटी इनके अंदर कोई हुई है तो इनको आप जरूर से याद करके जाइएगा, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। तो यहाँ पर साइंस से रिलेटेड जो आपकी इन्वेंशंस होते हैं, साइंटिफिक रिसर्च होती है, डिस्कवरीज होती हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो और एसएससी तो छोड़ता ही नहीं है साइंस को, उससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ ही लेता है। और यहाँ पर एब्रीविएशंस जो आपका फुल फॉर्म होती हैं, शॉर्ट फॉर्म होती है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको अच्छी तरीके से पता है। जैसे कि आपसे पूछ ले सीबीआई की फुल फॉर्म क्या है, इसी तरीके के क्वेश्चन यहाँ से बना के पूछ ले जाते हैं। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन, और जो इनमें भी याद रखिएगा, जो नई कोई भी नई चीज अगर आई है तो उससे रिलेटेड जो एब्रीविएशन होंगे उनको तो आपको जरूर से याद करके जाना है। इंपॉर्टेंट डेट्स होगी, इंपॉर्टेंट डेज हो गया और डेट्स हो गई, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, यानी कि जो जैसे कि आपका योग दिवस किस तरीके का, कौन सी तारीख को मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, इस तरीके की चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, वो आपको जरूर से याद रहे। और जब एसएससी का एग्जाम कंडक्ट होना है, ये वाला एग्जाम कंडक्ट होना है, इससे पहले अगर कोई इंपॉर्टेंट डेट पड़ गया, कोई बड़ा इवेंट पड़ गया, तो उसको जरूर याद करके जाइए। एग्जाम में अच्छी तरीके से पूछा जाता है। और यहाँ पर की थीम भी पूछी जा सकती है, जो कोई इंपॉर्टेंट डे है या यहाँ पर डेट है तो उसकी थीम एग्जाम में कई बार पूछ लेता है कि इसकी थीम क्या रही। जैसे कि अगर कोई गेम हुआ, कॉमनवेल्थ गेम हो, तो उससे शुभंकर क्या था, इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार बनते हैं। इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आपसे पूछता है, कई बार यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो कि आपका संयुक्त राष्ट्र है उससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पर इन चीजों को आप याद रखिएगा। WTO से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो यहां पर इन चीजों को भी आपको याद रखना। जितनी भी नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंपॉर्टेंट है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो जैसे कि नेशनल में आपका बार्क हो गया और आपका यहाँ पर BHEL हो गया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरीके की चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है। इंडियन पॉलिटी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है जब यहाँ पर हम दिल्ली पुलिस की बात करते हैं। और इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है इसके लिए, एग्जाम के लिए। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकता है, तो अच्छी तरीके से इसको भी आपको प्रिपेयर करना होगा। और स्टूडेंट्स, इंडियन पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
और इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर। तो ये अपने आप में ही बहुत ब्रॉड है, इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, जियोग्राफी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो ये काफी अपने आप में ब्रॉड है। और यहाँ पर मैं आपको अगर बताऊं तो जिस तरीके से यहाँ पर हिस्ट्री के अंदर आपका होता है एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री, और पॉलिटी के अंदर आपका काफी डिटेल में हर चीज को यहाँ पर जिससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पर काफी सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के अगर आप उठाकर देखेंगे तो जिस तरीके के क्वेश्चन पहले पूछे गए उसी तरीके के हम यहाँ पर याद कर सकते हैं, आगे चल सकते हैं। तो इसमें आगे आप देखेंगे तो मिसलिनियस टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल, जैसे कि कोई भी साइंटिफिक रिसर्च हुई, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। कोई भी करंट इवेंट हुआ, किसी स्टेट में हुआ या दिल्ली में ही हुआ, जिस स्टेट में जाने, अगर दिल्ली पुलिस का दिन हो सकता है दिल्ली के स्टेट में होने वाली किसी एक्टिविटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ ले, योजना से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ ले, कोई बैन लगाया तो उससे कोई क्वेश्चन पूछ ले। इस तरीके के क्वेश्चन आपके मिसलिनियस टाइप में आ जाएंगे। तो हर तरीके की जो जनरल अवेयरनेस है, सामान्य जागरूकता है, उससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन ही सकता है। तो इन चीजों को आपको अच्छी तरीके से स्टूडेंट प्रिपेयर करना चाहिए। अब यहां पर मैं आपको बता दूं, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन और हिस्ट्री को विद्या 25 ने बहुत ही अच्छी तरीके से यहां पर कवर किया है। अगर आप इस कोर्सेज को परचेज करते हैं स्टूडेंट, तो आपको डेफिनेटली इस एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि इन तीनों टॉपिक को जहां स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते, थोड़ा बोरिंग उनको लगता है, तो इनको बहुत ही इंटरेस्ट के साथ डेवलप किया गया है, काफी मेहनत की गई है इन कोर्सेज को डिजाइन करने में। और यहाँ पर आप इनको स्टडी करेंगे अच्छी तरीके से, एक इंटरेस्टिंग वे में आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, और इनके बेस पर आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, वो यहाँ पर रखे गए हैं, जो आगे आपको एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। यहाँ पर क्विज आपके लिए रखे गए हैं, जिससे को अटेम्प्ट करके आप अपनी नॉलेज को जज कर सकते हैं, खुद को देख सकते हैं कि आपने जो है यहाँ पर किसी पर्टिकुलर टॉपिक से आपकी जो नॉलेज है वो अभी कितनी है। और वहां पर आपको अपनी फीडबैक रिपोर्ट भी मिलती है जब आप टेस्ट को सबमिट करते हैं उस क्विज को, तो आपको पता चल जाएगा आपका कौन सा सेक्शन वीक है और कौन सा स्ट्रॉन्ग है। तो विद्या 24 के द्वारा जो यहाँ पर डिजाइन किए गए हैं ये टॉपिक कोर्स आप जरूर से परचेज करें, क्योंकि इनमें ये जो टॉपिक कोर्स हैं आपको हेड कांस्टेबल वाली जो ये जॉब है, जो एग्जाम है, इसमें बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगे। आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारे एग्जाम में आने वाला, उसको समझ लेते हैं वो कौन सा है। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे यहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, जो कि आपका 20 मार्क्स का और 20 क्वेश्चंस का रहने वाला है। देखिए 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स की, हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क आपको दिया जाता है, यानी 20 क्वेश्चन आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से अकेले यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब कौन कौन से वो टॉपिक होंगे जहां से क्वेश्चन यहाँ दिल्ली पुलिस आपसे पूछने वाला है, और जो SSC इस बार इसको कंडक्ट करवाएगा दिल्ली पुलिस के एग्जाम को, अच्छी तरीके से आप इससे वाकिफ ही हैं। तो यहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या न्यूमेरिकल एबिलिटी या मैथ्स हम कह सकते हैं, इससे जो टॉपिक्स होंगे, जो टॉपिक्स हैं यहाँ पर मेजरली आपसे सब नंबर जो क्वेश्चन पूछा जाए, नंबर सिस्टम से आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। नंबर सिस्टम से किसी भी तरीके का यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिंप्लीफिकेशन से भी आपको किसी भी तरीके का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। और यहाँ पर HCF और LCM से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। यहाँ पर फंडामेंटल ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। फंडामेंटल ऑपरेशन यानी कि आपको सिंप्लीफिकेशन में दे दिया, नंबर सिस्टम में दे दिया, तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया जा सकता है। मिक्सचर एंड एलिगेशन से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिल्ली पुलिस के इस एग्जाम में देखने को मिलेगा। और डेसिमल फ्रैक्शन से रिलेटेड आपको जो है क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। लेकिन दोबारा एक बार मैं आपको चीज बताऊं, क्योंकि SSC कंडक्ट कर रहा है तो एग्जाम का लेवल बहुत ज्यादा इजी नहीं रहने वाला है। दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम होता है उसका पहले से ही जो एग्जाम है वो पहले से ही रिटन एग्जाम जो होता है इसका अच्छे लेवल का माना जाता है, और SSC इसको कंडक्ट कर रहा है तो लेवल में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आने वाली है। एग्जाम का लेवल अभी भी उसी स्टैंडर्ड का रहने वाला है जो कि पहले दिल्ली पुलिस के द्वारा किया जाता। क्यों? SSC एनालाइज करेगा कि दिल्ली पुलिस जब इसका एग्जाम कंडक्ट करवाता था तो वो किस तरीके से इसका एग्जाम पैटर्न रखता था, किस तरीके के क्वेश्चंस को एग्जाम में देता था। तो वही पैटर्न यहाँ पर भी फॉलो होने वाला है, क्योंकि SSC ने दिल्ली पुलिस से कुछ रिकमेंडेशंस हैं वो भी मांगी थी, तो कुछ सजेशंस भी मांगे होंगे। जब दिल्ली पुलिस का जो ये डिपार्टमेंट है वहां SSC के अंडर में ट्रांसफर हो जाता है, तो इस तरीके की चीजें यहाँ पर होती ही हैं कॉमनली। और दिल्ली पुलिस की जो जॉब होती है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। इस चीज का भी आप ध्यान रखें, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। मंडे टू फ्राइडे 5 डेज की यहाँ पर आपके पास जॉब होगी। इस चीज को आपको याद रखना है। 9:30 से लाके 6 बजे तक की इसकी जॉब है, जो ऑफिस वर्क ये होता है। यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से इन चीजों का भी पता होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं, काफी अच्छी जॉब है ये चीज, तो मैंने आपको पहले बता दी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। फिर आप आगे अगर बात करें रेशो और एंड प्रोपोर्शन जो आपका होता है, अनुपात समानुपात, उससे डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। यूनिटरी मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिला, परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है,
टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिला, यहाँ पर टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ये दिल्ली पुलिस के ऑलरेडी सिलेबस में था और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं, प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनमें भी इन सब टॉपिक्स से क्वेश्चन आए हुए हैं, उसी के बेस पर ये डेटा यहाँ पर प्रिपेयर किया गया है। प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, एवरेज से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ट्राइंगल इसने बोल दिया, तो ट्राइंगल या तो ज्योमेट्री में हो सकता है या फिर ट्रिग्नोमेट्री में और या फिर मेंसुरेशन में, लेकिन ट्राइंगल इसने अलग से क्यों कहा? देखिए ट्राइंगल आपसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिला। ट्राइंगल से रिलेटेड ये आपसे कॉन्ग्रुएंसी पूछ सकता है, सिमिलैरिटी पूछ सकता है, सेंटर पूछ सकता है, सेंट्रोइड पूछ सकता है, ऑर्थो सेंटर पूछ सकता है। सर्किल के साथ जो सर्किल और ट्राइंगल वाली जो कंडीशंस है उनके बेस पर काफी बार क्वेश्चन बनाए जाते हैं, उनको भी पूछ सकता है। कॉर्ड पूछ सकता है, डायमीटर पूछ सकता है, अगर कोई ट्राइंगल उससे डायमीटर से बना देगा, तो बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर ट्राइंगल से देखने को मिलेंगी। इसलिए ट्राइंगल को तो आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना ही होगा। और ये चीजें यहाँ पर जो आपको ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन और ज्योमेट्री में देखने को मिल जाएंगी, जो विद्या 24 ने आपके लिए डिजाइन किए हैं, उनमें ट्राइंगल को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। ट्राइंगल क्या होते हैं, कितनी तरह के होते हैं, एंगल कौन सा होता है, सर्कम सेंटर कौन सा होता है, सेंटर कौन सा होता है, और कोड कौन सी होती है, ऑर्थो सेंटर कौन सा होता है, सेंट्रोइड कौन सा होता है, मीडियन कौन सी होती है, ये सभी चीजें उसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन की गई है। तो यहां पर आपको विद्या 24 ने जो कोर्स आपके लिए लॉन्च किया, विद्या 24 का जो मैथ का कोर्स है, उसमें बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। पूरी डिटेल में आपको ये जो आप ट्राइंगल है अच्छी तरीके से समझ में आएगा विद्या 24 के अंदर। यहां पर आप इसका लोगो भी देख सकते हैं। चलिए अब सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ये चीज आपको ध्यान रखिए। ज्योमेट्री यहां पर आपको अलग से दे दिया है, ज्योमेट्री से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। देखिए इस हेड कांस्टेबल वाला जो एग्जाम होगा ना, इसमें ज्योमेट्री से रिलेटेड बहुत ज्यादा डीप जो है क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन ज्योमेट्री से रिलेटेड जो एलिमेंट्री नॉलेज है वो आपको होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही। अलजेब्रा से रिलेटेड यहाँ पर आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिले, अलजेब्रिकल आइडेंटिटीज जितनी भी होती हैं उसको अच्छे तरीके से याद करना चाहिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में कई बार बनते हैं। और विद्या 24 ने उसको बहुत अच्छी तरीके से जो आपका अलजेब्रिकल आइडेंटिटीज है उनको हर जगह जहां उनकी रिक्वायरमेंट होती है वहां पर आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है एक इंटरेस्टिंग वे में, और आई होप कि वहां पर आपको इसको देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से वो चीज याद हो भी जाएंगे। अगर आपको अलजेब्रा से डर लगता है तो यहाँ पर उन अलजेब्रिकल आइडेंटिटीज को जिस तरीके से हमने समझाया वो आपको अच्छी तरीके से याद होंगी, फिर आप इनको कभी भूलेंगे भी नहीं। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड यहाँ पर डेफिनेटली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एसएससी जो है मेंसुरेशन ट्रिग्नोमेट्री को छोड़ता ही नहीं है, तो यहाँ से तो क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। यहाँ पर एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल जो आपकी रेशो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलता है। हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है हाइट एंड डिस्टेंस वाला। और मैंने आपको बताया जो रेशो होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये चीजें भी हमने बहुत अच्छी तरीके से कवर की है। डीआई आ गया, स्टैटिक जो होता है यहाँ पर स्टैटिक ग्राफ जो होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, जो कि डीआई के अंदर आएंगे। डाटा इंटरप्रिटेशन, इसके अंदर पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ और भी अलग तरीके के जो डेटा देकर आपसे किसी भी तरीके का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है। डेटा जो डेटा इंटरप्रिटेशन है उसके अंदर डीआई से रिलेटेड एक चीज और मैं आपको बताऊं, ये बहुत ज्यादा टफ और बहुत ज्यादा मुश्किल होता नहीं है, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स इसका जो डेटा है उसको देखकर ही क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं कि ये डीआई का क्वेश्चन है, इसको स्किप कर दिया। लेकिन अगर आप उसको अटेम्प्ट करते हैं तो आपके कम से कम 5 नंबर का अकेला आपका डीआई आ जाता है किसी के एग्जाम में, तो आप इसको जरूर अटेम्प्ट करिए। और यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा हाई लेवल का या बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन तो देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए इस चीज को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। मेंसुरेशन की हम बात कर लेते हैं। मेंसुरेशन में आपको 2D और 3D यहाँ पर देखने को किसी भी तरीके का मिल सकता है। 2D में आपका जो आपका स्क्वायर आ जाता है, ट्राइंगल आ जाता है, जो रेक्टेंगल आ जाता है, सर्किल आ जाता है, सेमी सर्किल आ जाता है। यहाँ पर आपको पॉलीगन्स आ जाते हैं, किसी भी तरीके के क्वेश्चन इनसे आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आपको 2D से रिलेटेड बहुत ज्यादा इजी लेवल का क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपको फॉर्मूलाज और बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से पता है तो आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, जो कि दिल्ली पुलिस में एसएससी पूछने वाला है। अब 2D की हमने बात की, तो अब 3D भी है, इसके अंदर 3D से रिलेटेड भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 3D में जितनी भी फिगर्स होती हैं, आपका क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, आपका स्फेयर हो गया, हेमिस्फेयर हो गया, और आपका जो पैरेललोपाइप्ड हो गया, यहाँ पर प्रिज्म हो गया।
उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आपको कंडीशंस दी जाती हैं, आपका जो प्रिज्म है उसका जो बेस है स्क्वायर है या पेंटागन है या फिर ट्राइंगल बेस है, तो उस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिला। प्रिज्म को आप जरूर याद रखिएगा कि प्रिज्म को आपको प्रिपेयर करना है, तो ये चीज आपको यहां पर याद रखनी है कि प्रिज्म से रिलेटेड भी चीजें आपको अच्छी तरीके से पढ़नी है, क्योंकि जो प्रिज्म है ना, इस पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा। फॉर्मूला आपको याद है तो आसानी से आप इसको कर लेंगे, और जिन स्टूडेंट्स ने प्रिज्म को पढ़ा नहीं होता वो इसको स्किप कर देते हैं, लेकिन इसके बेस पर भी जो क्वेश्चन आता है वो आसान ही होता है। तो मेंसुरेशन में बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, और यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से ये क्वेश्चंस को भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। फिर दोबारा से आपको एक बार बता दूं, विद्या24 ने जो आपका मेंसुरेशन है उसको भी बिल्कुल अच्छी तरीके से इस तरीके से कवर किया हुआ है। ईजी से लेकर एडवांस लेवल तक के सभी जो कॉन्सेप्ट हैं वो यहाँ पर समझाए गए हैं। ईजी से लेकर एडवांस लेवल तक के जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर समझाए गए। जो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप विद्या24 ने मेंसुरेशन 2D और 3D को कवर किया है। जितनी भी कंडीशंस एग्जाम के अंदर बनी उन सभी कंडीशंस पर बारीकी से काम किया गया है, और हर कंडीशन को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते हुए एडवांस लेवल पर जाया गया है। उसके बाद फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलते हैं, प्रैक्टिस क्विज देखने को मिलेंगे ही, और आपकी अच्छी तरह की नॉलेज जो है मेंसुरेशन की भी यहाँ पर बिल्ड हो जाएगा। अगर आपको मेंसुरेशन से डर लगता है कि मेंसुरेशन आप नहीं कर पाएंगे, फॉर्मूलाज आपको याद नहीं है, तो आप यहाँ पर विद्या24 का जो आपका मेंसुरेशन वाला कोर्स है खाली उसको भी परचेज करते हैं, और अगर पूरा का पूरा यहाँ पर जो मैथ्स का कोर्स परचेज करेंगे उसमें तो आपको मिलेगा ही, लेकिन अगर आप खाली मेंसुरेशन को पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर परचेज कर सकते हैं, और आप डेफिनेटली देखेंगे कितना इंप्रूवमेंट आप मेंसुरेशन में अकेले देखने को मिलेगा। फिर आप बाकी सारे जो कोर्सेज हैं उनको भी परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड जो है क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर स्टूडेंट्स देखने को मिल सकता है। तो ये हमारी बात हुई मोटा मोटी जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी या फिर मैथ्स है, उसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, जो कि 2022 में एग्जाम होने वाला है। नोटिफिकेशन कब आने वाला है? 17 मई 2022 को आने वाला है। इस चीज को आप याद रखिएगा कि 17 मई 2022 को आना है, तो तैयारी आपको आज से ही शुरू करनी होगी। रिटन की तो करनी ही होगी, साथ साथ टाइपिंग की और फिजिकल की तैयारी को भी शुरू कर दीजिए, ये मेरी पर्सनल सलाह आपको है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग की। तो यहाँ पर 25 मार्क्स के लिए आपको इस टॉपिक से अकेले जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सबसे ज्यादा मार्क्स के आपको जो क्वेश्चन देखने को मिले रीजनिंग से और इंग्लिश से मिलते हैं। 25 मार्क्स की ही इंग्लिश आएगी, जिसको आगे डिस्कस करेंगे कौन कौन से टॉपिक वहां से पूछे जा रहे हैं। तो इस टॉपिक को नेग्लेक्ट नहीं करना है, बहुत अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर करना है। रीजनिंग वाले जो टॉपिक होते हैं यहाँ से ज्यादातर ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, एक्चुअल में ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यहाँ से ज्यादातर मार्क्स आप जो है यहाँ पर ऑब्टेन कर सकते हैं। तो किस तरीके से करेंगे वो चीजें हम आपको बाद में बताएंगे। तो यहाँ पर वर्बल रीजनिंग की बात करेंगे। सबसे पहले रीजनिंग में आपसे वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल किसी भी दोनों ही तरीके की रीजनिंग आपसे यहाँ पर पूछी जाएगी, या जनरल इंटेलिजेंस हम जिसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर 25 क्वेश्चंस इसमें मिलेंगे, 25 मार्क्स के ही वो होंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्बल रीजनिंग की कि किस तरीके के क्वेश्चन आपसे यहाँ पर किन किन टॉपिक्स से मेजरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर नंबर सीरीज की। एक नंबर सीरीज टॉपिक होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। अल्फाबेटिकल सीरीज से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। डायरेक्शन डिस्टेंस से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपको अच्छे तरीके से पता ही है कि काफी सारे एग्जाम्स होते हैं जिनमें कि डायरेक्शन डिस्टेंस से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। कोडिंग डिकोडिंग फेवरेट रहता है, हर एग्जाम में ये कोडिंग डिकोडिंग तो आपसे पूछा ही जाता है, और हो सकता है आपको ये पहले से अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से आता भी हो। रैंकिंग अरेंजमेंट से यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अरिथमेटिक रीजनिंग से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रॉब्लम ऑन एजेस से रिलेटेड रीजनिंग के अंदर वर्बल में क्वेश्चन पूछा जाता है, और एनालिसिस एंड जजमेंट से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रॉब्लम ऑन एजेस वाला जो टॉपिक है, ये वाला आपका कई बार मैथ्स में भी पूछ लिया जाता है। यहाँ पर उन्होंने मैथ में नहीं दिया, तो रीजनिंग में भी ये आपका यहाँ पर आ जाता है। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, रीजनिंग का पार्ट है या फिर मैथ्स का पार्ट है। आपको केवल इस बात को ध्यान रखना है कि यहाँ पर प्रॉब्लम ऑन एजेस से क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में तो पूछा ही जाएगा। उसको आप उसको प्रिपेयर रखें, मैथ में आ जाए मैथ में कर दीजिए, वर्बल में इसमें रीजनिंग में आ जाए यहाँ पर कर दीजिए। लेकिन दिल्ली पुलिस में इसको दिया गया है कि ये वर्बल रीजनिंग में यहाँ पर पूछा जाएगा। तो ब्लड रिलेशन से रिलेटेड जो टॉपिक होता है आपका यहाँ पर रिश्ते संबंधी, यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है। किसी भी तरीके का क्वेश्चन यहाँ पे बना लिया, जो ब्लड रिलेशन है उससे पूछा जाएगा, और यहाँ पर कोई भी कंडीशन आपको दी जा सकती है। अच्छे लेवल का क्वेश्चन ही डेफिनेटली यहाँ से आपसे पूछा जाएगा। वर्ड बिल्डिंग से रिलेटेड, स्टेटमेंट अजम्पशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। स्टेटमेंट कंक्लूजन से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। वर्बल रीजनिंग की जब बात आती है तो इस तरीके के टॉपिक्स इसके अंदर आते हैं। क्लासिफिकेशन
वर्बल में भी पूछा जाएगा, नॉन वर्बल में भी पूछा जाएगा। क्लासिफिकेशन और एनोलॉजी, एनोलॉजी ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं जो कि यहाँ पर वर्बल में भी हैं और नॉन वर्बल में भी है। वर्बल में आपको जो है लेटर्स की फॉर्म में दिए होते हैं क्वेश्चन, और वहां पर नॉन वर्बल में आपको इमेजेस की फॉर्म में क्वेश्चन दिए होते हैं, और ये वहां पर भी आपसे सेम पूछा जाएगा। इन चीजों को आपको याद रखना है। जो डिसीजन मेकिंग है उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। डिसीजन मेकिंग है, क्योंकि आप दिल्ली पुलिस वाली जॉब में जा रहे हैं तो यहाँ पर इस टॉपिक की तो इंपॉर्टेंस बढ़ ही जाती है। स्टेटमेंट अजम्पशन वाले इन जो टॉपिक है ये तो आपको यहाँ पर अच्छे से प्रिपेयर करने चाहिए, क्योंकि इस जॉब के लिए इन चीजों का, ये वाली जो समझ है आपकी, उसका जो है बिल्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी भी है। एनालिसिस एंड जजमेंट एक टॉपिक यहाँ पर दिया हुआ है, इनकी नॉलेज भी आपको अच्छी तरीके से होनी। सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट आपसे किसी भी तरीके का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है। अभी तक क्या हो रहा था कि राउंड टेबल में बिठाकर जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था, मैक्सिमम 6 लोगों को बिठाया जा रहा था। अभी क्या होता है कि वहां पर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो है या तो कम ज्यादा कर दिए जा रहे हैं। अब केवल 6 ही नहीं पूछता है, अब कभी 3 पूछ लिया, कभी 3 में तो आप बता ही देंगे, 5 में पूछ लिया, 7 में पूछ लिया, इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं एग्जाम के अंदर। और दूसरी चीज क्या हो रही है, अब राउंड टेबल के अलावा स्क्वायर टेबल दी जा रही है, या रेक्टेंगुलर टेबल दी जा रही है, ट्रायंगुलर टेबल दी जा रही है, या ट्रायंगुलर शेप में बैठे हुए हैं। इस तरीके की चीजें आपसे यहाँ पर पूछी जा रही हैं। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए। और ये जो रीजनिंग के जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताया, विद्या24 ने इन सभी टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से कवर किया हुआ है आपको समझाने के लिए, ताकि हर चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके। इस तरीके से इन कोर्सेज को हमने डिजाइन किया है। यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट की बात हमने कर ली। अब डेटा सफिशिएंसी जो आपका होता है, डेटा सफिशिएंसी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरीके के टॉपिक्स जो हैं आपको वर्बल रीजनिंग में देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर कुछ और जो टॉपिक्स हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से और टॉपिक जो है एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि आपको इनकी नॉलेज भी होनी चाहिए। देखिए, एक है इमोशनल इंटेलिजेंसी, कभी सुना है ये आपने? इमोशनल इंटेलिजेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये चीजें, ये जो टॉपिक्स हैं यहां पर इन चीजों की भी वैल्यू है, तो ये चीजें भी आपको स्टूडेंट समझना है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग शायद यहां पर नहीं दिया हुआ है। प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक्चुअली ये जो पोस्ट है ये टॉपिक्स आपके इससे रिलेट करते हुए हैं। स्टूडेंट्स, एक टॉपिक आपका यहां पर और होता है सोशल इंटेलिजेंसी। सोशल इंटेलिजेंसी, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा जा सकता है। तो ये चीज आपको, देखिए ये चीज हो सकता है आपने पहली बार सुनी हो, इमोशनल इंटेलिजेंसी, क्रिटिकल थिंकिंग और सोशल इंटेलिजेंसी, क्योंकि इससे रिलेटेड तो कई एग्जाम में यहाँ पर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, कई जो सिलेबस है उनमें दिया ही होता है। हो सकता है इमोशनल इंटेलिजेंसी, क्रिटिकल थिंकिंग और सोशल इंटेलिजेंसी आपके लिए अलग हो, लेकिन यहाँ पर आपको कोई एक तरह से घबराने की जरूरत नहीं है। ये कोई ज्यादा डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन इसमें नहीं आपको देखने को। नाम देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंसी, क्रिटिकल थिंकिंग, सोशल इंटेलिजेंसी क्या है यहाँ पर देखिए। अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन एग्जामिनर बना सकता है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपको बताने की कोशिश करता हूं ताकि आप मेंटली प्रिपेयर रहें। देखिए, आपने कई बार सुना होगा, एक एग्जांपल दिया जाता है या एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ये आपका मान लिया कोई एक तरीके से कोई तालाब है या कोई नदी है, उसमें एक तरफ आपकी मदर है, एक तरफ आपकी यहाँ पर मदर है और एक तरफ आपकी वाइफ है, और आप हैं यहाँ पर। तो आपसे एग्जामिनर पूछता है इस तरीके के क्वेश्चन, या फिर इंटरव्यूअर आपसे पूछ लेता है कि आप बताइए कि आप अपनी मदर को पहले बचाएंगे या फिर अपनी वाइफ को पहले बचाएंगे। तो इस तरीके की धर्म संकट वाले जो चीजें हैं, कंडीशंस हैं, आपके सामने पेश की जाती हैं, और यहां पर आपसे पूछा जाता है इस तरीके की कंडीशंस देकर कि आंसर आपका जो अप्रोप्रिएट होगा वो क्या होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो सोशल इंटेलिजेंसी, इमोशनल इंटेलिजेंसी, क्रिटिकल इंटेलिजेंसी या और भी किसी तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में एग्जामिनर क्रिएट करके दे सकता है। तो ये चीज मैंने एक मोटा मोटी आपको बताने की कोशिश की कि आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर केवल और केवल इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए अपना विवेक का आपको इस्तेमाल करना है। तो डरने की और घबराने की कोई जरूरत नहीं कि ये क्या नया टॉपिक आ गया और कहां से हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग की। अभी तक हमने देखा कि वर्बल रीजनिंग में किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब नॉन वर्बल रीजनिंग की हम बात कर लेते हैं। फ्री के नंबर आपको यहां से कई बार मिल जाते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग से। देखिए,
केवल इमेजेस की फॉर्म में यहाँ पर क्वेश्चन होता है और मैक्सिमम क्वेश्चन जो है यहाँ पर आसानी से सॉल्व हो ही जाते हैं अगर आपने प्रैक्टिस की हुई हो तो। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है कोई भी टॉपिक हो तो आप उसको आसानी से तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हो सकता है आप उसको सॉल्व कर ले, लेकिन जिस टाइम पीरियड में हमें सॉल्व करना, जिस ड्यूरेशन में हमें सॉल्व करना होता है उतने में तो यहाँ पर पूरा का पूरा जो है, अगर आप उसको ज्यादा टाइम वहां पर लगेंगे तो उतने में पूरा पेपर भी हो जाता है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नॉन वर्बल सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। 4-5 इमेजेस आपको दे दी, आपसे पूछ लिया कि 5वीं इमेज बताइए क्या होगी, या फिर 5 इमेज आपको दे दी, सेकंड नंबर की गायब कर दी, फिर आपसे पूछेगा ये सीरीज है, बताइए सेकंड वाली जो यहाँ पर इमेज आएगी वो कौन सी आएगी, कौन सी फिगर आएगी, कौन सा एलिमेंट आएगा। रोटेशन वहां पर होता है, इमेज गायब हो जाती है, फ्लिप हो जाती है, मिरर इमेज, ऐसे ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। मिरर इमेज, वाटर इमेज से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्यूब एंड डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ पर पेपर कटिंग फोल्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। जो फिगर क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया, नॉन वर्बल में पूछा जाता है, नॉन वर्बल में भी पूछा जाता है। और जो देखिए एनोलॉजी भी यहाँ पर आ गया, फिगर जो एनोलॉजी यानी कि क्लासिफिकेशन आपका वर्बल में भी, नॉन वर्बल में भी, एनोलॉजी वर्बल में भी, नॉन वर्बल में भी। वेन डायग्राम यहाँ पर आ जाएगा, ग्रुपिंग आइडेंटिकल फिगर यानी कि जो आइडेंटिकल फिगर होंगी उनको मैच करना, उनको ग्रुप बनाना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। एम्बेडेड फिगर से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। फिगर फॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। काउंटिंग फिगर या फिगर काउंटिंग से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। काउंटिंग फिगर में कई बार यहाँ पर ट्रायंगल बहुत ज्यादा देता है एग्जामिनर, तो उनको सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक होती है, वो क्या होती है आपको अगर पता है आसानी से सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन को। काउंटिंग फिगर में आपको इस तरीके से यहाँ पर ट्रायंगल दे दिया, इस तरीके से सॉरी यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर बना देता है, ये कितने ट्रायंगल हैं इसके अंदर, और या फिर कई बार ऐसे करके दे देता है, बताइए अब कितने ट्रायंगल हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की ना काफी अच्छी ट्रिक्स होती हैं। अगर आप उन ट्रिक्स को अच्छी तरीके से जानते हैं तो आप आसानी से अपने क्वेश्चन को लिमिटेड टाइम में कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आप एक ही क्वेश्चन में इतना टाइम लगा देंगे कि जितने में कम से कम 10 क्वेश्चन किए जा सकते हैं। तो आपको अगर ट्रिक अच्छी तरीके से समझनी है तो आप यहाँ पर विद्या 24 का कोर्स ये परचेज कर सकते हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग को भी हमने बहुत अच्छी तरीके से हर क्वेश्चन को आसानी से कवर किया हुआ है। इजी से लेकर एडवांस लेवल तक के सभी क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से चुटकियों में समझ में आएंगे और चुटकियों में आप उनको सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि इसी तरीके का हमने यहाँ पर पैटर्न रखा है, ताकि पहले इजी, फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट, फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट, फिर उससे ज्यादा डिफिकल्ट। जो ये टॉपिक कोर्स कंप्लीट होने के बाद फिर आपका प्रैक्टिस सेशन होता है, फिर आपको यहाँ पर क्विज दिए जाते हैं, फिर आपकी फीडबैक रिपोर्ट आती है। तो सभी चीजें बहुत ही मैनेज करके यहाँ पर आपको दी गई है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके के जो टॉपिक्स हैं यहाँ पर आपको जनरल इंटेलिजेंसी और रीजनिंग में देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं इंग्लिश जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें से कौन कौन से टॉपिक है जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और मेजरली पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर देखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का जो हमारा सिलेबस होने वाला है, इंग्लिश लैंग्वेज वाला जो सब्जेक्ट है, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा ही बनेगा, जो कि आपका हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाला एग्जाम है। ध्यान दीजिए, 25 मार्क्स आएंगे, 25 मार्क्स का 25 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए है, 1 मार्क जो है एक क्वेश्चन के लिए। तो इंग्लिश लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो रीजनिंग प्लस इंग्लिश वाला जो पार्ट है अकेले 50 मार्क्स आपको यहां पर देकर जाएगा। 50 मार्क्स के जो है क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेंगे। तो अगर आप अच्छी प्रिपरेशन करते हैं तो मैक्सिमम आप यहां से 40 मार्क्स तो निकाल ही लेंगे, बाकी आप अदर सेक्शन से भी निकाल पाएंगे। तो यहां पर 40 से लेकर 45 तक मार्क्स आप आराम से गेन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट जो है ये दोनों सेक्शन नहीं है। ये चीज आपको यहां पर समझनी होगी, तो काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। अब यहां पर कौन कौन से टॉपिक पूछे जा रहे हैं? एरर स्पॉटिंग, जो आपकी कॉमन एरर्स होती हैं सेंटेंस के अंदर, वो आपसे यहां पर पूछी जाती हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। अगर किसी एग्जाम में इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा तो कॉमन एरर तो वहां पर पूछी ही जा रही है। तो आपसे एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें किसी ना किसी में एरर होती है और कई बार नो एरर वाला ऑप्शन भी होता है। तो वो कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है, ये चीज हम आपको यहाँ पर कोर्स के अंदर बता सकते हैं। तो बहुत अच्छी तरीके से इसकी प्रैक्टिस करवा देंगे अगर आप यहाँ पर विद्या 24 का ये कोर्स परचेज करते हैं। तो एरर ये बहुत ज्यादा मुश्किल होता भी नहीं है जो एरर स्पॉटिंग होता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट जिनको अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती, जो अच्छे से समझते नहीं है या उन्होंने कभी किया नहीं, तो वहां पर उनको डिफिकल्टी आ सकती है। लेकिन यहाँ पर हम आपको बहुत अच्छी तरीके से जो इंग्लिश वाला सेक्शन है उसको भी कवर करवा देंगे। तो यहाँ पर देखिए एरर स्पॉटिंग आपको देखने को
मिलेंगी इस एग्जाम के अंदर। फिल इन द ब्लैंक्स आपको देखने को मिलेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स में आपका एक या तो एक सेंटेंस हो सकता है या फिर एक सेंटेंस होगा और वहां पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स में क्या करना होता है, आपकी जो या वहां पर नाउन आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है, आर्टिकल ए एंड द में से कोई आ सकता है, एडवर्ब आ सकती है, जो एडजेक्टिव होता है वो कोई सा आ सकता है, कंजंक्शन आ सकती है, प्रीपोजिशन आ सकती है। तो उस फिल इन द ब्लैंक में एक्चुअल में आएगा क्या, ये भी आपको पता होना चाहिए कि फिल इन द ब्लैंक में हमें क्या फिल करना है। तो ये भी चीजें आपको यहाँ पर प्रैक्टिस के बाद अच्छी तरीके से समझ में आ पाएंगी कि कैसे हमें इसको इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सिनोनिम और एंटोनिम से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा और इवन आपको यहाँ पर होमोनिम से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। जो आपको होमोनिम्स होते हैं उससे रिलेटेड, होमोनिम्स मतलब समान बोलने में, जिनकी वर्तनी यानी कि जिनका प्रोनाउंसिएशन समान हो, जो बोलने में एक जैसे लगते हैं। एक एग्जांपल से आपको बताने की कोशिश करता हूं। यहां पर एक्सेप्ट एक वर्ड है, एक्सेप्ट, और एक वर्ड है ये वाला एक्सेप्ट। अब आप देखिए, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स या कुछ कैंडिडेट्स इसको बोलने में थोड़ा और अगर अलग तरीके से बोलने की कोशिश, ये एक्सेप्ट हो गया, ये एक्सेप्ट हो गया, लेकिन ये गलत हो जाता है। जब हम एक फ्लो में बोलते हैं एक्सेप्ट, तो मुंह से एक्सेप्ट ही निकलता है। तो यहां पर, और ये एक्चुअल में है भी इसी तरीके के, इसीलिए इस ऐसे जो वर्ड्स हैं इनको होमोनिम्स में रखा जाता है। इसका मतलब अलग है स्वीकार करना, इसका मतलब अलग है के सिवा, यानी के अलावा, बजाय। तो यहां पर ऐसे वर्ड्स की नॉलेज भी आपको होना चाहिए। जो इंग्लिश वाला सेक्शन है यहाँ पर, जो हेड कांस्टेबल है, यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिनोनिम समानार्थी, एंटोनियम विलोम शब्द, और ये जो है समान, जो जिनका बोलने का तरीका समान है, जैसे कि मैंने यहाँ आपको एग्जांपल से बताया। तो ये चीज आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर पता होनी चाहिए। स्पेलिंग एरर्स, जो मिस स्पेल्ट वर्ड होते हैं उनमें कोई एरर होती है, 4-5 ऑप्शन दिया जाता है, मिस स्पेल्ट एक होता है और बाकी सारे ठीक होते हैं। एक ही वर्ड के एक्चुअल में वो दिए जाते हैं या फिर कई बार अलग अलग भी दे दिए जाते हैं, तो वो आपको फाइंड करना हो। इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये तो याद करने ही पड़ेंगे। यहाँ पर सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपसे पूछा जाएगा, उससे रिलेटेड कोई भी सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें इंप्रूवमेंट करने की नीड है या नहीं एक तरीके से, तो वो आपसे पूछा जाएगा। एक्टिव पैसिव से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। यहाँ से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, लेकिन जिनको बिल्कुल भी नहीं पता होता तो उन लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्टी आ सकती है। तो एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर आपको अच्छी तरीके से समझने हैं तो आप विद्या 24 का जो हमारा इंग्लिश वाला कोर्स है उसको परचेज करेंगे। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और आपका जो ये होमोनिम, सिनोनिम, एंटोनिम, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पॉटिंग एरर्स वाली सभी चीजें यहाँ पर आसानी से समझ में आएंगी। पैराजंबल्स आपसे यहाँ पर पूछे जाते हैं। आपको एक तरीके से पैराजंबल्स में आपको ध्यान दीजिएगा क्या बताने जा रहा हूं। पैराजंबल्स किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, 5 या 4 या 5 आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं, A B C D करके, और उन ऑप्शंस में सेंटेंसेस होते हैं। ए ऑप्शन में कुछ और सेंटेंस, बी में कुछ और, सी में कुछ और, डी में कुछ और, ई में कुछ और, लेकिन वो सभी एक ही पैराग्राफ का या एक ही सेंटेंस का पार्ट होते हैं। तो आपको उनको अरेंज करना होता है, आपको उनको अरेंज करके लगाना होता है और वो फिर अपने ऑप्शन में आपको सिलेक्ट करना होता है कि अरेंज करने के बाद हमारा कौन सा ऑप्शन बैठेगा। पैराजंबल्स में इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, यानी कि सेंटेंसेस को रीअरेंज करना यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। तो ये भी इसकी भी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं पैराजंबल्स की, तो ये भी हम यहाँ पर आपको अपने कोर्स में बताएंगे किस तरीके से आपको। अब ऐसा इतना टाइम तो वहां पर होता नहीं कि आप 5 ऑप्शन को पढ़ेंगे और उसके बाद अपना जो है आंसर करेंगे। कुछ ट्रिक्स होती हैं जिनको आप पैराजंबल को भी जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर पैराजंबल्स भी पूछा जा रहा है, और ये क्लोज टेस्ट आ गया। क्लोज टेस्ट में भी यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसमें कहीं कहीं ना ब्लैंक्स होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स की तरह ही होता है, ब्लैंक्स होते हैं, उसमें कुछ स्पेसेस होते हैं और नीचे आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। तो उनमें से अप्रोप्रिएट आपको जो है, जो स्पेस होता है उसमें आपको फाइंड करना होता है। आपको एक पैराग्राफ दे दिया, उसमें जो स्पेस होंगे उनको नंबर दे दिए, 1 2 3 4 5 6 या 10 तक दे दिए, और इतने ही आपको ऑप्शन दे दिए। तो उनको जो है अलग अलग तरीके से रखा जाता है, ऐसा नहीं है बिल्कुल उसी ऑर्डर में आपको वो ऑप्शन भी दिए, आपको उठा के बिल्कुल सही जगह कौन सा इस स्पेस में आएगा ये आपको बताना होता है। तो ये भी चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ये भी हमने बहुत अच्छी तरीके से कवर किया हुआ है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज होती है। आजकल हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इंग्लिश जिस उसमें आ रहा है उसके लिए क्लोज टेस्ट भी इंपॉर्टेंट हो गया है, उसके लिए पैराजंबल्स भी इंपॉर्टेंट हो गया है, और उसके लिए जो हमारा एरर्स फाइंडिंग होता है, कॉमन एरर या फिर एरर स्पॉटिंग वाला टॉपिक हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया है। अगर आप इंग्लिश में एक अच्छा स्कोर गेन करना चाहते हैं तो आपको इन टॉपिक्स पर कमांड बनानी पड़ेगी। यूजुअली क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो ग्रामर होती है केवल उसी को फोकस करते हैं,
ग्रामर वाला जो पार्ट होता है उसको ही फोकस करते हैं। और तो यहां पर अगर आप इन सभी चीजों को भी फोकस करेंगे, एरर स्पॉटिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल्स, तो ये चीजें आपको एग्जाम में एक अच्छा स्कोर बनाने में काफी हेल्प करेंगे। तो यहां पर आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के एग्जाम में कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से टॉपिक्स इंग्लिश सब्जेक्ट से पूछे जाने हैं। तो स्टूडेंट्स, आप विद्या 24 का इंग्लिश लैंग्वेज का भी ये कोर्स जरूर परचेज करें, क्योंकि ये जो कोर्स है आपको डेफिनेटली जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाली पोस्ट है उसके लिए उसका एग्जाम क्वालिफाई करने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा जो लास्ट सब्जेक्ट बढ़ता है कंप्यूटर, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर बात करेंगे कंप्यूटर नॉलेज की। जो दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाला एग्जाम होने वाला है, इसके अंदर जो कंप्यूटर नॉलेज है उसके कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे? 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 मार्क्स के ही वो क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। सब्जेक्ट यहाँ पर जो टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से होंगे, ये आपका एक तरीके से सब्जेक्ट यहाँ पर मैंने लिख दिया, एमएस वर्ड, एक्सेल, वर्ड और कम्युनिकेशन, और आपका इंटरनेट वाला जो हो गया, उसके अंदर कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। देखते हैं कौन कौन से जो सब्जेक्ट हैं जिनसे रिलेटेड कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड कंप्यूटर नॉलेज वाले सेक्शन में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं एमएस एक्सेल की। दूसरी चीज आपसे पूछी जाएगी जो एमएस वर्ड आपका हो गया, कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें कि आपकी ईमेल वीमेल होती हैं, और आपसे फिर इंटरनेट से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मेजरली ये चार सब्जेक्ट यहाँ पर बनेंगे कंप्यूटर के अंदर जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एमएस एक्सेल की। एमएस एक्सेल में एलिमेंट्स ऑफ स्प्रेडशीट आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा, यानी कि एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट होते हैं स्प्रेडशीट के, उन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। एडिटिंग ऑफ सेल्स, सेल्स की एडिटिंग से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर जैसे कि फिल्टर किस तरीके से लगा देते हैं, सॉर्ट ऑफ सेल्स कैसे हम करते हैं, और वहां पर इंसर्ट सेल किस तरीके से करते हैं, बोर्ड इटैलिक किस तरीके से करते हैं, हम चार्ट को, वहां पर पाई चार्ट होता है, ग्राफ चार्ट होता है, अलग अलग तरीके के चार्ट्स को किस तरीके से यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो ये सभी जो है क्वेश्चन आपसे यहाँ पर स्टूडेंट्स पूछे जाते हैं। फॉर्मूला को किस तरीके से इंसर्ट करते हैं, जो आपका एमएस एक्सेल होता है उसमें ये सभी क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। फंक्शंस एंड फॉर्मूलाज, ये मैंने आपको बताया, फंक्शंस एंड फॉर्मूलाज से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो एमएस एक्सेल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कंप्यूटर वाले सेक्शन में। तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन आपके बनते हैं, मैंने आपको बताया कम से कम एक्सेल और वर्ड से ना 7 से 8 क्वेश्चन, तो इसी से 5 से 7 भी हम बोल सकते हैं, 5 से 7 क्वेश्चन इससे बनते हैं। बाकी जो 2-3 क्वेश्चन वो अदर टॉपिक्स से हमें देखने को मिल जाते हैं। तो एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट को भी हमें अच्छी तरीके से याद रखना चाहिए। तो ज्यादा जो डीप नॉलेज हमें रखनी चाहिए एमएस एक्सेल और वर्ड की रखनी होगी। और ये प्रैक्टिकल नॉलेज पे बेस होता है स्टूडेंट। जो प्रैक्टिकल नॉलेज अगर आपको है तो इन चीजों का आप कर पाएंगे। अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं भी है तो आप विद्या 24 का जो हमारा कंप्यूटर वाला कोर्स है उसके अंदर हमने प्रैक्टिकल, जो आपका स्मार्ट बोर्ड था उसके उस पर हमने प्रैक्टिकल सभी चीजों को यहाँ पर बताया गया। एमएस एक्सेल को भी अच्छी तरीके से कवर किया हुआ है, क्या क्या चीजें वहां पर होती है पूरी डिटेल के साथ, हर चीज आपको समझ में आएगी। उसके बाद हमने एमएस वर्ड को भी इसी तरीके से यहाँ पर कवर किया हुआ है, हर चीज किस तरीके से वहां पर फॉर्मेटिंग करके भी आपको दिखाई जाएगी कि किस तरीके से यहाँ पर हम चीजों को जो है एग्जाम यूज कर सकते हैं एमएस एक्सेल या वर्ड के अंदर। तो ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है। चलिए यहाँ पर एमएस वर्ड की हम बात करते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग बेस के जो बेसिक्स होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सिंपल से क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। टेक्स्ट क्रिएशन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टेक्स्ट क्रिएशन या उसकी जो आपका डिफरेंट टाइप के जो जितने भी बहुत सारे उसके अंदर ना बहुत सारे स्टाइल होते हैं टेक्स्ट के, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। हम उसका जो फॉन्ट का साइज है, जैसे कि आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कितना छोटा आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला छोटा, ये वाला बड़ा, ये वाला आपका यहाँ पर जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है ये आपको यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है। इस तरीके की जो चीजें हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा कि बोल्ड कैसे करें, इटैलिक कैसे करें, इसको हाईलाइट हम कैसे करें, यहाँ पर टेबल कैसे बनाए, यहाँ पर इसको जो रेड कैसे करें, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे देखने को मिलते हैं। फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट एंड इट्स प्रेजेंटेशन फीचर्स, तो यहां पर आपसे वर्ड में भी अच्छी तरीके से डीप क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रैक्टिकल नॉलेज है तो आप आसानी से इसको कर भी पाएंगे। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन में किस तरीके की, यानी संचार वाला जो आपका सेक्शन है उसमें किस तरीके के क्वेश्चन आपको यहां पर बन सकते हैं कंप्यूटर के अंदर। बेसिक्स ऑफ ईमेल, वहां पर दिल्ली पुलिस की आप जब जॉब करेंगे, हेड कांस्टेबल है, मिनिस्ट्रियल है,
कंप्यूटर वाला आपका वर्क रहेगा, ऑफिस की जॉब रहेगी, तो वहां पर जो ईमेल बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ईमेल से रिलेटेड आपको काफी सारा कम्युनिकेशन वहां पर करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन ईमेल तैयार करने के लिए कई बार आप जो कुछ फाइल्स सेंड करनी होती है, कई बार आप वर्ड में बनाएंगे, कई बार आप एक्सेल में बनाएंगे, तो वही चीजें आपके यहाँ पर काम आएंगी। ये प्रैक्टिकल नॉलेज यहाँ पर प्रैक्टिकल, क्योंकि उनकी वर्किंग यही रहेगी, इसीलिए आपकी इन सभी चीजों का टेस्ट ले लिया जा रहा है। 10 नंबर के तो क्वेश्चन आपसे पूछ ले जा रहे हैं, 25 नंबर की आपसे टाइपिंग दी गई है और 10-10 नंबर की आपको फॉर्मेटिंग वहां पर दी गई है। तो कंप्यूटर पर भी बहुत ज्यादा जो है इन्होंने जोर दिया है। सेंडिंग एंड रिसीविंग मेल्स, कॉमन सी चीजें आजकल तो सभी लोगों को ये पता है कि ईमेल्स को हम भेजते कैसे हैं और रिसीव कैसे करते हैं, क्या हमारा जो एड्रेस होता है जिसको हम भेज रहे हैं और जो रिसीव कर रहे हैं, सीसी क्या होता है, बीसीसी क्या होता है, और इस तरीके की चीजें हमें यहाँ पर पता होनी चाहिए, काफी लोगों को पता भी होती हैं। फंक्शंस ऑफ ईमेल, ये चीजें आपसे यहाँ पर पूछी जा सकती हैं। बहुत ही छोटा सा सेक्शन है, आसान है, आसानी से समझ में ये चीज आ जाएगी। तो यहाँ पर इंटरनेट www की आपसे कई बार फुल फॉर्म ही पूछ ली जाती है, क्या है वर्ल्ड वाइड वेब, आपको पता भी होना चाहिए, सभी लोगों को पता है। ईमेल की फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाती है, यूआरएल की फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाती है, ऐसी चीजें यहाँ पर पूछी जाती हैं। तो इंटरनेट www और वेब ब्राउजर्स, आपका जो फायरफॉक्स हो गया, आपका क्रोम हो गया, आपका यूसी हो गया, इस तरीके की चीजें आपसे पूछी जाती हैं। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। बेसिक्स ऑफ इंटरनेट सर्विसेज, इंटरनेट सर्विसेज आजकल तो सारी ही चीजें इंटरनेट के माध्यम से यहाँ पर हो रही हैं। आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो ये भी आप इंटरनेट के थ्रू किसी भी प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, या तो वेबसाइट पर देख रहे हैं या फिर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं। तो इस तरीके की चीजें आपके, यानी इंटरनेट आज की दुनिया में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है हर आम और खास के लिए। और आप तो यहाँ पर जो है, जो दिल्ली पुलिस की हेड मिनिस्ट्रियल वाली जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाली जॉब है उसको करने वाले हैं, तो वहां पर तो इसकी इंपॉर्टेंस लाजमी रहेगी ही रहेगी। तो यहाँ पर यूआरएल से रिलेटेड क्या होता है, यूआरएल आपको पता होना चाहिए। यूआरएल क्या होता है, जब भी आप कोई लिंक शेयर करते हैं किसी वेबसाइट का किसी को, तो वो आपका यूआरएल होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, उसमें HTTPS का क्या मतलब होता है, डोमेन नेम क्या होता है, www क्या होता है, .com का क्या मतलब होता है, इस तरीके की चीजें वहां पर आपसे पूछ ली जाती हैं। HTTP और FTP वेबसाइट्स क्या होती हैं, सभी लोगों को आजकल पता होता है वेबसाइट क्या होती है। सर्च इंजन किस तरीके होता है, जैसे कि गूगल है आपका एक सर्च इंजन है, तो इस तरीके की चीजें आपसे यहाँ पर पूछे जाए। ई बैंकिंग को आजकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा फ्रॉड होने लगा है। तो फ्रॉड होने लगा है तो पुलिस के पास सीधी सीधी कंप्लेंट्स जाती हैं, तो यहाँ पर आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ई बैंकिंग जो हो गया आपका, आजकल सभी लोग जो है यूपीआई का यूज कर रहे हैं, भीम यूपीआई जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। आपके बहुत भी और भी बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं, जैसे कि आपका पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, बहुत सारी चीजें हैं जिनके थ्रू बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर पेमेंट्स कर रहे हैं। और जितने भी बैंक्स होते जा रहे हैं वो सभी लोग भी अपनी यूपीआई जो है क्रिएट कर रहे हैं। ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग भी उन्होंने लोगों को प्रोवाइड करा रखी है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। तो आपको पूरी तरीके से प्रिपेयर रहना होगा कि आपको इन चीजों की बेसिक नॉलेज, ये वो सेक्शन है जहां की नॉलेज होती ही होती है। MS एक्सेल और वर्ड की जो नॉलेज है वो भी आपको होनी ही चाहिए। तो ये तो आप, अगर आपके पास मोबाइल होता है तो सभी लोगों के पास आजकल स्मार्टफोन होता है, आपके पास भी है, तो यहाँ पर आप ये चीजें सबको नॉलेज होती है। लेकिन एक्सेल और वर्ड के लोग सोचते हैं कि हमारे पास लैपटॉप या फिर कंप्यूटर होना जरूरी है, तो ये चीजें भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ पाएंगी। आई होप कि आपको समझ में आया गया होगा पूरी जो ये हेड कांस्टेबल वाला जो सिलेबस है, कंप्यूटर में से भी क्या पूछा जाएगा, जो कि 10 नंबर का आने वाला है। चलिए अब मैं आपको यहां पर बता देता हूं स्टूडेंट्स कि जो आपका यहां पर अब इसके बाद अभी जो हमने सिलेबस की बात की, एग्जाम पैटर्न देख लिया, सिलेबस देख लिया, तो इस सिलेक्शन प्रोसेस में अभी हमने केवल और केवल एक सेक्शन की बात की, जो कि है आपका रिटन एग्जाम की हमने बात कर ली। ये क्वालिफाई किया तो आप पहुंचेंगे फिजिकल में। फिजिकल की प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट कर दीजिए, इस चीज को भी ध्यान कीजिए, क्योंकि मैंने आपको बताया रिटन एग्जाम के बाद बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलता है। अगर आप सोचेंगे 15 दिन में या 1 महीने में आप जो है फिजिकल की तैयारी कर लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। फोकस होके, सीरियस होके अच्छी तरीके से आप इसकी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर 3rd नंबर पे आपको देखने को मिलेगा टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर, 25 नंबर का आएगा, मैंने ये चीज आपको बताई थी। वहां क्वालिफाई करने के बाद ही आप यहाँ पर पहुंचेंगे। यहाँ पर टाइपिंग होगी, यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसमें जो है आपको टाइपिंग करके दिखाना होगा, और उसमें कुछ एरर्स भी हो जाती हैं तो उसके मार्क्स भी डिडक्ट होते हैं, उन चीजों से भी आपको बचना होगा। तो ये टाइपिंग वाला सेक्शन भी आपको कवर करना होगा। उसके बाद आप पहुंचेंगे यहाँ पर कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट पे। इसको मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में और बताने की कोशिश करता हूँ कि कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट जो है आपका किस तरीके से होगा। मैंने आपको बताया 10 मार्क्स का होगा, क्वालिफाइंग नेचर का होगा। यहां पर आपसे MS वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे
पूछे जाएंगे, MS एक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे और पावर पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जामिनर पूछ सकता है। इसमें कोई मना ही नहीं है कि पावर पॉइंट से नहीं पूछेगा। तो यहां पर तीनों ही सेक्शन आपको दिए जाएंगे। 10 नंबर का तो आपका इसके लिए आपको 10 जो है 10 नंबर का ये होगा, 10 मिनट इसके लिए दिए जाएंगे। 10 नंबर का ये होगा, 10 मिनट इसके लिए दिए जाएंगे और 10 नंबर का आपका ये वाला होगा, 10 मिनट आपको इसके लिए दिए जाएंगे। और इनमें से मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाने ही होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अगर आप लाते हैं तो क्वालिफाई हो जाएंगे। अगर ज्यादा ले आते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तो वो कहीं ऐड नहीं होंगे। इतनी चीज आपको अच्छी तरीके से याद रखनी होगी। MS वर्ड में बोल्ड क्या होता है, इटैलिक क्या होता है, हम कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, ये जो फॉन्ट है ये स्टाइल अलग है, ये स्टाइल अलग है, ये हम कैसे कर सकते हैं, इसको इटैलिक मैंने कैसे कर दिया, ये अंडरलाइन कैसे आ गई, ये नंबर्स यहाँ पर कैसे आ जाते हैं, बुलेट कैसे आ जाते हैं, सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, सब स्क्रिप्ट क्या होता है, ये चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। यहाँ पर ये जो कलर है बैकग्राउंड में ये कैसे आ गया, इस तरीके की चीजें आपसे, ब्रैकेट किस तरीके से आता है, ये डैश किस तरीके से लगता है, ऐसी चीजें यहाँ पर आपसे पूछी जा सकती है। MS एक्सेल में हमने अभी जस्ट डिटेल में डिस्कस किया MS एक्सेल से क्या क्या चीजें वहां पर पूछी जा सकती हैं। वो जो MS वर्ड में पूछी जा सकती है वो सारी चीजें लगभग MS एक्सेल में होती हैं और उसके वो भी चीजें आपसे पूछा जा सकती है। यहाँ पर हम जो ग्राफ है उनको कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, इमेजेस को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, क्लिप आर्ट को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर आपसे पूछी जा सकती हैं। और यहाँ पर जो मर्ज कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर जो शीट 1 2 3 होती हैं वो हम कैसे ऐड कर सकते हैं, सेंड उसको कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपसे यहाँ पर पूछा जाए। इसकी फॉर्मेटिंग भी यहाँ पर पूछी जाए, फॉर्मेटिंग से रिलेटेड बात करूं, पावर पॉइंट में भी आपको वर्ड वाली सारी चीजें तो पूछी जाए फॉर्मेटिंग से रिलेटेड। और यहाँ पर आपको स्लाइड हम कैसे बना सकते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर हम कैसे जा सकते हैं, एक जो उसकी प्रेजेंटेशन हम किस बटन से कर सकते हैं, ये चीजें आपसे पूछी जाती है पावर पॉइंट के अंदर। बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं, म्यूजिक कैसे लगाते हैं, ऑडियो हम कैसे लगा सकते हैं, इसकी वीडियो हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो नेक्स्ट, अगर हमें कोई पावर पॉइंट की नेक्स्ट स्लाइड चाहिए उसके लिए शॉर्टकट की क्या है, इस तरीके की चीजें आपसे यहाँ पर एग्जाम में स्टूडेंट्स पूछी जा सकती हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरीके से ये चीज समझ में आ गई होगी कि जो 2022 में दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्जाम होने वाला है उसका क्या तो सिलेक्शन प्रोसेस होगा और क्या आपका सिलेबस होगा जो कि 2022 में एग्जाम इसका होगा। आई होप स्टूडेंट्स कि आप एक पोस्ट इसमें लेकर दिल्ली पुलिस की इस जॉब को हासिल कर लेंगे। तो आई होप कि आपको अच्छी तरीके से ये जो सिलेबस है हेड कांस्टेबल का अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि SSC एग्जाम करवाएगा पहली बार और CBT एग्जाम होगा पहली बार। तो आज से ही अपनी तैयारी में जुट जाइए और जो विद्या 24 का हमारा ये जो कोर्स है इसको परचेज कीजिए और पूरे का पूरा सिलेबस मैंने आपको बताया इसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए। वहां पर भी आपको इसी तरीके से प्रिपरेशन को करवाया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है कि क्या इसका सिलेबस रहने वाला है और किस तरीके से हमें प्रिपेयर करना है। बाकी और ज़्यादा चीज़ें हम डिटेल में आपको यहाँ पर बता देंगे इस कोर्स के अंदर कि क्या हमें स्ट्रेटेजी रखनी है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए और अभी से अपनी प्रिपरेशन को स्टूडेंट्स स्टार्ट कर दीजिए। और स्टूडेंट्स एक बात आपको और बता देना चाहता हूं कि यहां पर पिछली बार जो 2019 में वैकेंसीज आई थी वो 554 या 584 के आसपास इसकी वैकेंसी आई थी, लगभग 600 के आसपास ये वैकेंसी थी। लेकिन इस बार हो सकता है कि वैकेंसी कुछ बढ़कर आए और पिछली बार जितने लोगों ने फॉर्म भरा था तो इस बार फॉर्म भी उससे ज्यादा जाने की संभावना है। ऐसा हो सकता है सपोज कीजिए पिछली बार अगर 11 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था तो इस बार 12 या 13 लाख लोगों की जो है एप्लीकेशंस आएंगी SSC के पास, इस बार दिल्ली पुलिस के पास नहीं जाएंगे। तो इसलिए आपको ये चीज समझनी होगी कंपटीशन पहले ही हाई होने वाला है क्योंकि यहाँ पर कैंडिडेट बढ़ने वाले, नंबर ऑफ वैकेंसी भले ही बढ़ जाएंगे लेकिन कंपटीशन पहले से हाई होने वाला है। ओके, तो आज ही अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। और स्टूडेंट्स अगर इस वीडियो को आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जो कि विद्या 24 का है और इस वीडियो को लाइक भी करें। और अगर इस वीडियो को आप वेबसाइट पर देख रहे हैं, विद्या 24 की जो वेबसाइट है, तो वहां पर आपके लिए बहुत सारे और भी अलग अलग गवर्नमेंट जॉब्स के जो कोर्सेज हैं वो तैयार हैं। अगर आप चाहें तो उनको भी विजिट कर सकते हैं और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उनको भी परचेज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।